कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, इस बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। तो आप और हम आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम जो आपको वीडियो डाले थे उसके वन लाइनर जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे। तो आज हम पाठ आपके लिए लेकर आए हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। देखिए पहला क्वेश्चन हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। मानव भूगोल की स्थापना कब हुई थी? ये इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल की स्थापना हुई थी। नोमेथेटिक का क्या अर्थ है? नोमेथेटिक न से नोमेथेटिक बताया था मैंने, और इसमें बताया था नियम एवं सिद्धांत। नियम एवं सिद्धांत द्वारा भूगोल का वर्णन, भूगोल का वर्णन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोग्राफिक का क्या अर्थ है? इडियोग्राफिक का मतलब होता है भूगोल का वर्णात्मक या फिर भाव चित्रात्मक वर्णन, जिसके अंदर हम भूगोल के उन पक्षों की चर्चा करते हैं जहां पर हम बताएं कि यहां पर पशु इतने हैं, प्रकृति मतलब जनसंख्या के विस्तार की चर्चा करें, इस तरीके से हम चर्चा करते हैं। रेड जेल किस देश के निवासी हैं? इसका उत्तर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रेड जेल की पुस्तक का क्या नाम है? बिल्कुल आपको अब तक पता लग गया होगा, एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव भूगोल के पिता किसे कहा गया है? और वो उत्तर है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल की मानव भूगोल की परिभाषा लिखे। अब यहां पर मैंने बताया था, आप परिभाषा में क्या लिखेंगे कि रेडजेल के अनुसार मानव समाज, या रेडजेल ने मानव समाज व धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन, संश्लेषित संबंधों का जो अध्ययन है उसे मानव भूगोल कहा है। ठीक है। कुमारी एलन सैंपल किस देश की भूगोलवेत्ता है? अमेरिका की। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। देखिए अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इनके आंसर आप बिल्कुल इजी गोइंग कर रहे होंगे, तो आप पहले वीडियो देखिए फिर उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने दी है कुमारी एलन सैंपल के अनुसार, उन्होंने परिभाषा दी है कि क्रियाशील मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल डी ब्लास किस देश के निवासी हैं? फ्रांस के। कहां के निवासी हैं? फ्रांस के। ब्लास का संबंध किस विचारधारा से है? तो ब्लास का संबंध आपको बताया था कि इन्होंने कौन सी विचारधारा दी है? संभववाद विचारधारा दी है, तो संभववाद से संबंध था। अगला क्वेश्चन, विडाल डी ब्लास ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है? तो इन्होंने जो शब्द लिए, इन्होंने लिया कि विडाल डी ब्लास के अनुसार पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव व भौतिक नियमों के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। अच्छा, एक परिभाषा हो रही थी उसमें, एक क्वेश्चन था कि कुमारी एलन सैंपल की मानव भूगोल की परिभाषा किन तीन तत्वों पर निर्भर करती है? तो देखिए पहला तत्व क्या है? क्रियाशील मानव, आपके पास क्वेश्चन आ जाए। दूसरा क्या है? अस्थायी पृथ्वी। और तीसरा तत्व क्या है? परस्पर परिवर्तनशील संबंध। संबंध कैसे? परिवर्तनशील संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहां पर
किस विचारधारा में राज्य की तुलना जीव से की गई है? ये की गई है जर्मन विचारधारा के द्वारा। मैंने आपको सुबह जो वीडियो बताया था उसमें आप देख सकते हैं जर्मन विचारधारा, इसमें राज्य की तुलना जीव से की गई है। मानव भूगोल की क्या प्रकृति है? ये बताया था कि मानव भूगोल की प्रकृति में क्या है कि इसमें मनुष्य प्रमुख है, मनुष्य प्रमुख है। पहली लाइन तो आप ये लिख सकते हैं इसमें। दूसरा इसमें लिख सकते हैं कि यहां पर मनुष्य के क्रियाकलापों का या कार्यों का पृथ्वी के सापेक्ष अध्ययन, पृथ्वी के सापेक्ष अध्ययन, पृथ्वी के सापेक्ष अध्ययन मानव प्रकृति का, मानव भूगोल की प्रकृति रहा है, उसकी विशेषता रहा है। जो परिवर्तन कैसे होंगे आपके सामाजिक है, मैं सुबह बताया था आपको, सामाजिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, ये सब परिवर्तन है, इनका अध्ययन कहा है। नियतिवाद विचारधारा का संबंध किस देश से है? ये जर्मनी से है। नियतिवाद विचारधारा की विशेषता क्या है? देखिए, नियतिवाद विचारधारा पहली विशेषता क्या हो गई? ये एक जर्मन विचारधारा है, ये एक जर्मन विचारधारा है। दूसरी विशेषता ये हो गई कि इसमें क्या बताया है? इसमें प्रकृति को प्रमुख बताया है, प्रकृति को प्रमुख बताया है और मनुष्य को उसका दास बताया है, मनुष्य को उसका दास बताया गया है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, जो क्वेश्चंस किए हैं छोट वीडियो के अंदर आप सभी के आंसर देख सकें। संभववाद विचारधारा का संबंध किस देश से है? चूंकि फ्रांस ब्लास ने दी थी, बताया था मैंने आपको, तो इसका संबंध फ्रांस से है। संभववाद विचारधारा किसने दी? ये फ्रांस के विद्वान, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास ने दी, विडाल डी ला ब्लास ने दी। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको, आप यहां पर कर रहे हैं, 2 मिनट का समय लूंगा। जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए संभववाद विचारधारा किसने दी, ठीक है, तो आप यहां पर केवल ये ना लिखें कि भाई ब्लास ने दी, नंबर 1 मिलेगा, कहीं पर नहीं जाएगा। लेकिन आप इसको, आपने लिख दिया फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, तो वहां पर उसको मालूम पड़ेगा एग्जामिनर को, उसको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। फिर आप इसमें ही यहां पर 1 पॉइंट डाल दिया। दूसरा पॉइंट आप यहां पर डाल सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहां पर लिखते हैं मनुष्य प्रमुख, बस मनुष्य प्रमुख, खत्म, इतना लिख सकते हैं, जिससे उसको उस पर इफेक्ट पड़ेगा। संभववाद विचारधारा में कौन प्रमुख है? तो यहां पर आप इसमें लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें लिख देंगे कि प्रमुख कौन है? मनुष्य प्रमुख है ना, और आप लिख देंगे कि प्रतिपादक ब्लास। मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने कभी जैसे आरएस का एग्जाम होता है तो वहां पर जब 1 नंबर में या 2 नंबर में लिखना होता है तो केवल पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा जाता है। आप ये लिखेंगे संभववाद विचारधारा में मनुष्य प्रमुख बताया गया है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कि मनुष्य प्रमुख है और फिर प्रतिपादक ब्लास, इसमें आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे। प्रकृति मनुष्य को अवसर प्रदान करती है, विचारधारा का संबंध किससे है? अब देखिए, यहां पर अवसर आ गया तो इस विचारधारा का संबंध है संभववाद विचारधारा से। बस इतना ही लिखना है इसमें, जहां पर लिखने की गुंजाइश हो वहीं पर लिखना है, ऐसे नहीं सब जगह लिखना है। तो यहां पर संभववाद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद, रुको और जाओ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इनके प्रतिपादक कौन रहे हैं? ग्रिफिथ टेलर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर इस विचारधारा की विशेषता क्या है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया तो यहां पर क्या है कि प्रकृति व मनुष्य का सामंजस्य बताया गया है, उनके मध्य एक सामंजस्य बताया गया है। पर्यावरण निश्चयवाद व संभववाद विचारधारा के मध्यम मार्ग को कौन बताता है? देखिए, मध्यम मार्ग यानी दोनों विचारधारा के मध्य वो बताती है आपकी यही विचारधारा, जिसका नाम है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा मध्यम मार्ग बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक 1970 में मात्रात्मक क्रांति के विरोध में किन विचारधारा का उदय हुआ था? तो 3 विचारधारा का उदय हुआ था। पहली विचारधारा थी आपकी मानवतावादी, जिसको अपन कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं।
कल्याण परक विचारधारा भी कहते हैं। दूसरी आपकी व्यवहारवादी, व्यवहारवादी, और तीसरी आपकी आमूलवादी, आमूलवादी या फिर रेडिकल विचारधारा, या फिर रेडिकल विचारधारा। ठीक है, तीन विचारधारा का उदय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हूं। आपको जो वीडियो बताया था उसमें से क्वेश्चंस हैं, तो लंबा वीडियो नहीं हुए, इसलिए क्वेश्चंस पहले लिख दिए गए हैं, आप इसका आंसर देख सकते हैं। मानवतावादी विचारधारा क्या है? देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें मनुष्य के कल्याण पक्ष, मनुष्य के कल्याण पक्ष जैसे आप बात कर सकते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, इस पर बल दिया गया है, आवास पर बल दिया गया है, बल दिया गया है। और साथ में ही एमए विषय के अंदर इसको सामाजिक भूगोल में इसको शामिल किया गया है। रेडिकल विचारधारा पर किस सिद्धांत का प्रभाव है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, किस सिद्धांत का प्रभाव है? तो मार्क्स के सिद्धांत का प्रभाव है, मार्क्स के सिद्धांत का प्रभाव है। और है क्या विचारधारा? ये विचारधारा रेडिकल, ये बताया था मैंने आपको कि ये विचारधारा क्या होती है, मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पूंजीवादियों का विरोध किया गया है और समाज के जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनके कल्याण की, उनको मौका देने की बात की गई है। व्यवहारवादी विचारधारा क्या है? इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाति, प्रजाति व धर्म की व्याख्या की गई है, उसकी व्याख्या की गई है भूगोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट का संबंध किस विचारधारा से? आप बताइए, सोचिए। ट्रैफिक लाइट की बात की थी मैंने, जहां रुकना पड़ता था, देखना पड़ता था, यानी प्रकृति और मनुष्य एक सामंजस्य के साथ काम करते हैं। तो यहां पर इस विचारधारा का संबंध है नव निश्चयवाद विचारधारा, नव निश्चयवाद विचारधारा, इसको नव नियतिवाद विचारधारा भी कह सकते हैं। और इसी को ही आप रुको और जाओ सिद्धांत भी कह सकते हैं, रुको और जाओ सिद्धांत भी कह सकते हैं। मानव का प्राकृतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव का प्राकृतिकरण यानी मानव पर प्रकृति का प्रभाव, मानव पर प्रकृति का प्रभाव होगा तो यह नियतिवाद विचारधारा से संबंधित है, नियतिवाद विचारधारा से इसका संबंध है। प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति पर मानव का प्रभाव कब आएगा? जब मनुष्य अपनी योग्यताओं का काम करेगा, योग्यता पर विश्वास करेगा, यानी संभववाद विचारधारा से इसका संबंध है। मानव परिसंचरण की धमनियों की, मानव परिसंचरण की धमनियों की तुलना किससे की गई है? देखिए मैंने बताया था आपको, जब भूगोल में द्वैतवाद था, लेकिन फिर भी मानव भूगोल को और मानव को कभी अलग नहीं कर सकते, मानव भूगोल को भौतिक भूगोल को अलग नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा। तो वहां पर पृथ्वी के रूप की बात की गई थी, तूफान की आंख की बात की गई थी, तो मैंने शायद उसमें बताया नहीं आपको, मानव परिसंचरण की धमनियों की तुलना की गई है सड़क, रेल व जल मार्ग से, यानी परिवहन के साधनों से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया किसे कहा गया? अब यहां कंफ्यूज होता है कि विचारधारा किससे संबंधित है? मानव समाज, लेकिन यह प्रकृति की शक्ति कैसी? प्रबल शक्ति है, प्रबल, तो प्रबल शक्ति है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास में, या तो इसको आप प्रकृति निश्चयवाद भी कह सकते हैं, कहीं पर पर्यावरण निश्चयवाद भी दे सकते हैं इसका आंसर, या फिर आपका जो सामान्य शब्द है नियतिवाद विचारधारा इसका आ सकता है। जैसे वहां पर अवसर था, संभववाद लिया था हमने। निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा गया है? सामाजिक पर्यावरण नहीं, भौतिक पर्यावरण, बिल्कुल भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति कहा गया। प्रकृति को ही हमने, जो पर्वत पठार मैदान है, झीलें हैं, इनको ही हमने क्या कहा है? मानव, इनको ही हमने प्रकृति कहा है। प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्रकृति का ज्ञान महत्वपूर्ण है, कैसे? एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझिए। तकनीक को विकसित करने के लिए प्रकृति का ज्ञान कैसे प्रमुख है? देखिए पहली बात तो, जब मनुष्य को घर्षण का या फिर ऊष्मा का अनुभव हुआ, तब किसकी खोज होती है? अग्नि की। और इसी के कारण ही जब घर्षण और आपके ऊष्मा का जब ज्ञान होती है, तभी पहिए का आविष्कार होता है। यानी प्रकृति का ज्ञान महत्वपूर्ण है। जब अग्नि की खोज हुई तभी घर्षण की खोज होती है, तभी इनको पहिए की होती है। और जैसे मान लीजिए हम डीएनए की बात करते हैं या इनकी बात करें, तो फिर किसका इलाज होता है? बीमारियों का इलाज होता है।
बीमारियों का इलाज होता है। इन तकनीक और प्रकृति को हम अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यहां पर लास्ट अंतिम प्रश्न, मानव और उसके कार्यों का अध्ययन ही मानव भूगोल है, ये परिभाषा दी है। ये कहीं पर क्वेश्चन आए हुए हैं, हमारे पास 3 विद्वान थे लेकिन ये था, मैंने लिख दिया। ये परिभाषा दी है डिकेन व पीट्स ने, डिकेन व पीट्स ने परिभाषा दी है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इस चैप्टर के पूरे छोटे क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग जो बहुविकल्पीय है, आपके जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। लघुतरात्मक क्वेश्चन हो सकता कुछ बच गए हों, लेकिन वो भी मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें, पहले आप पूरा वो वीडियो देखें, उसके बाद में देखेंगे तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अगले चैप्टर के साथ आपको मिलूंगा। आप यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।